नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए ये वीडियो जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या एलडीसी की तैयारी करना चाहते हैं और जो सीईटी पास है उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा डिस्कस रहेगा वो साइंस के सिलेबस पर रहने वाला है एलडीसी के अंदर। जैसा कि आलोक राज जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया कि 16 फरवरी से पहले पहले हम एलडीसी के फॉर्म भरवा लेंगे और जुलाई के अंदर आपके एलडीसी का एग्जाम होना तय है। अब उस एलडीसी के एग्जाम के अंदर आपको साइंस के जो है टोटल मिलाकर के 50 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो क्या रहेगा सिलेबस और किस प्रकार हम तैयारी करेंगे, तो आप सभी विद्यार्थी दिल थाम के बैठ जाइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने वाला एक वीडियो रहेगा। तो आइएगा, साइंस के 50 प्रश्नों को हम कैसे किस रणनीति के तहत कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अपन बात करना चाहें तो फर्स्ट पेपर की अपन बात करना चाह रहे हैं। तो इस फर्स्ट पेपर के अंदर क्या होता है, तो फर्स्ट पेपर के अंदर 50 प्रश्न आते हैं आपके मैथ्स के, 50 प्रश्न आते हैं आप सभी के करंट अफेयर और जीके के, और 50 प्रश्न आते हैं आपके साइंस के। टोटल मिलाकर के फर्स्ट पेपर में 150 प्रश्न और 100 अंकों का पेपर होता है। और आप सभी को यहां पर जो है 3 घंटे का टाइम मिलता है, मतलब 180 मिनट का आपको यहां पर टाइम मिलता है प्यारे बच्चे। सभी प्रश्न एमसीक्यू पर आधारित होते हैं, जैसा कि आप सभी को बताया गया है। और यह पहला पेपर है। सेकंड पेपर में आप सभी को हिंदी और इंग्लिश मिलेंगे। इसमें 75 प्रश्न हिंदी के और 75 प्रश्न इंग्लिश के मिलेंगे। हम यहां पर बेसिकली बात करेंगे यहां पर सामान्य विज्ञान की, जिसके 50 प्रश्न आपको एलडीसी के पेपर में देखने को मिलेंगे। याद रहिएगा, ये जो भर्ती है एलडीसी की, ये पिछली सीईटी के अंतर्गत रहेगी, अर्थात सीईटी 2024 के 12th लेवल का अगर आपने सीईटी पास कर रखा है 2024 वाला, तो आप सभी विद्यार्थी इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। जल्दी इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, जुलाई में आपका पेपर होगा। बहुत बड़ा सिलेबस है, इसलिए तैयारी आपको आज से ही करने की आवश्यकता है। अगर अपन बात करना चाहें तो साइंस के टोटल जो 50 प्रश्न आएंगे, उनमें से देखो कौन कौन सा अपने पास पोर्शन आता है। पहला पोर्शन आता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल और केमिकल चेंज बच्चों। इसी यूनिट के अंदर हमारे पास ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया आती है, और इसी के अंदर हमारे पास उत्प्रेरक आते हैं। उत्प्रेरक जैसा कि धनात्मक उत्प्रेरक कौन से होते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कौन से होते हैं, स्वतः उत्प्रेरक कौन से होते हैं, है ना, स्वतः उत्प्रेरक कौन से होते हैं ये आपको बताना है। जैव उत्प्रेरक बायो कैटलिस्ट कौन होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, है ना। उत्प्रेरक वर्धक कौन होते हैं, उत्प्रेरक विष कौन होते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये अपने को पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से उत्प्रेरक किस किस प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के एग्जाम्पल देकर के पूछेगा। जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है, उनको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये भी आपके यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चे। और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ये आपको एग्जाम्पल के माध्यम से पूछा जाता है। तो एक यहां से 1 से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला धातु अधातु और उनके यौगिक, मतलब आपको मेटल पढ़ना है, नॉन मेटल पढ़ना है और उनके कंपाउंड्स पढ़ने हैं। जैसे कि धातु है सोडियम, तो सोडियम के कौन कौन से यौगिक हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, ये इनके यौगिक्स पढ़ने हैं। मेटल नॉन मेटल्स के कंपाउंड्स पढ़ने हैं। समझ में आ गई मेरी बात। तो याद रखना, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स यूज्ड इन डेली लाइफ, तो उनको अपने को पढ़ना है। तो सेकंड यूनिट के अंदर अपने को पढ़ना है। तीसरी यूनिट की बात करें तो कार्बन और उसके यौगिक, जैसे कि अपन ने बात करते हैं तो कार्बन जो होता है इसके अंदर कौन सी आकृति होती है, इसकी चतुष्फल के त्रिवी में इसकी आकृति होती है प्यारे बच्चे, है ना। ये वांट ऑफ कॉक्यूलर ने बताया था। फिर इसका संयोजकता इसकी 4 होती है ना। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। फिर कार्बन के अपर रूप आते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ग्रेफीन, ये अपने को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। कार्बन के जो अपन बात करें तो हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार का होता है, एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक। और एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक में क्या अंतर होता है। एरोमेटिसिटी पर भी सवाल आया हुआ है कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है। सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं वो भी अपने को यहां पर पढ़ना है। कार्बन के अपरूप यहां पर पढ़ने हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन देकर के आपको सीएफसी का नाम देकर के आप उसका सूत्र पूछ सकता है, सूत्र देकर उसका नाम पूछ सकता है। तो याद रखना उसका तरीका होता है फ्रीऑन XYZ, वो वाला अपने को बेसिक से एडवांस तक पढ़ना है। सीएनजी के बारे में पढ़ना है। सीएनजी हल्की होती है। सीएनजी का मुख्य अवयव कौन सा होता है, सीएनजी और एलपीजी में क्या अंतर होता है, ये अपने को यहाँ पर डिस्कस करना है। पॉलीमर्स के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। जब बहुलक आ गया तो अपने को यहाँ पर प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टी। फिर यहाँ पर पढ़ने फाइबर्स से अपने को डिस्कस करना है यहाँ पर कि कौन कौन से रेशियो होते हैं। नाइलॉन 6 क्या होता है, नाइलॉन 6 क्या होता है, नाइलॉन 6 कैप्रोलेक्टम का बहुलक होता है। साथ ही साथ अपने को डिस्कस करना है यहाँ पर रबर के बारे में, ब्यूना N क्या होता है, ब्यूना S क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। साबुन और अपमार्जक अपने को यहाँ पर डिस्कस करना होता है। साबुन किससे बनी होती है, अपमार्जक डिटर्जेंट किससे बना होता है,
दोनों में क्या डिफरेंस है, मिसाइल कैसे बनता है, मिसाइल की संरचना कैसे बनती है, ये अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन बात करें प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम, तो अपने को परावर्तन के साथ साथ अपने को वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेंस के टाइप्स अपने को यहाँ पर पढ़ने हैं बच्चों, लेंस के टाइप। परावर्तन आ गया तो इसका मतलब आपको दर्पण भी यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, और दर्पण के साथ साथ आपको लेंस भी यहाँ पर पूरा दे दिया है। दर्पण सूत्र पढ़ना पड़ेगा, लेंस सूत्र पढ़ना पड़ेगा, वर्ण विक्षेपण पढ़ना पड़ेगा, दृष्टि दोष अपने को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपने को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, प्रकीर्णन अपने को यहां पर पढ़ना पड़ेगा। मतलब यहां पर एक पूरा प्रकाश वाला टॉपिक आपको अच्छे से डिस्कस करना है। उसके बाद अपना बात आता है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत वाला चैप्टर, जिसमें अपने को पहले आवेश के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आवेश जब गति करता है तो उसको विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के साथ अपन को पढ़ना पड़ेगा विद्युत धारा के कौन कौन से मात्रक होते हैं, है ना, ये सब आपसे पूछा जाएगा। ओम का नियम आपसे पूछा जाएगा। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या डिफरेंस होता है, यहीं पर इलेक्ट्रिक सेल भी पढ़ना पड़ेगा। संचायक सेल क्या होता है, मतलब जिसे बोलते हैं डेनियल सेल, सीसा संचायक सेल, ये अपने को पढ़ने पड़ेंगे। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा विद्युत जनरेटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, विद्युत मोटर के बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, समांतर और श्रेणी क्रम पढ़ना पड़ेगा, ये अपने को पढ़ना। घरों में काम आने वाली विद्युत युक्तियां, एमसीबी क्या होता है, फ्यूज तार क्या होता है, ये अपने को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और उनको रख रखाव लेते समय क्या सावधानी रखनी पड़ेगी। तो इतना बड़ा पोर्शन अपने को 5 मिनट के अंदर अपने को कंप्लीट करना है। छठी यूनिट के अंदर अपने को अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, स्पेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, जो अपना भारत का जो रिसर्च सेंटर है, वो अपने को सारे पढ़ने पड़ेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको अपन बोलते हैं आईसीटी, तो वो अपने को सूचना प्रौद्योगिकी यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर ज्यादा कुछ आपको डेप्थ में नहीं पढ़ाना है, बस अंतरिक्ष के बारे में, है ना, कौन कौन सी यहाँ पर जो रोज होती है वो पढ़नी है, यहाँ पर कौन कौन सी कक्षाएं होती है ना, याद रखिएगा। उसके बाद अपन बात करें तो जेनेटिक्स के बारे में अपने को डिस्कस करना पड़ेगा। जेनेटिक्स में शब्दावली अपने को पढ़नी पड़ेगी। इसमें मेंडल के नियम कौन कौन से हैं, 3 नियम दिए थे, इनके क्या अपवाद हैं, वो अपने को पढ़ना पड़ेगा। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर क्या होती है, क्रोमोसोम कितने होते हैं, डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन क्या होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, ये अपने को पढ़ना पड़ता है। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन आता है हमारे पास। तो पर्यावरण अध्ययन के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में भारत के जनक कौन है, इकोसिस्टम जो है इसके जनक कौन है, एजी टेंसले, रामदेव मिश्रा। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, किस प्रकार ऊर्जा का पिरामिड बनता है, भार के पिरामिड बनते हैं, संख्या के पिरामिड बनते हैं, ये अपने को पढ़ना है। जैविक और अजैविक घटक अपने को पढ़ने हैं। ऊर्जा का प्रभाव अपने को पढ़ना है। जैव भू रासायनिक चक्र, नाइट्रोजन चक्र पढ़ना है। इसमें आपको जल चक्र पढ़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र पढ़ना है ना, ये चक्र सारे इसके अंदर पढ़ने हैं। जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी आपको पढ़नी है, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, जिसमें हमारे पास जैव पेटेंट अपने को अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि फिक्स होता है, पेटेंट होता है, 20 साल के लिए लगता है ना। उसके बाद पादप किस्मों का परिवर्तन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट वेरिएटीज, तो आपको ध्यान रखना वेराइटीज के बारे में पढ़ना है, वेराइटीज, प्लांट की वेराइटीज के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा पराजनी जीव के बारे में भी अपने को डिस्कस करना है। नवा टॉपिक आता है हमारे पास जंतुओं का आर्थिक महत्व। पादपों का आर्थिक महत्व नहीं है, केवल जंतुओं का आर्थिक महत्व है, और पादपों का आर्थिक महत्व भी है, दोनों का महत्व पढ़ना है। जैसे मधुमक्खी जो होती है, इसके अंदर एपिस डोर्सेटा, एपिस मोलिफेरा और ऐसी ये जो टाइप्स होते हैं मधुमक्खी में, रानी क्या होती है, राजा क्या होता है मधुमक्खी के अंदर, है ना। तो याद रखना एपिस इंडिका जो होती है वो किसकी प्रजाति है, तो वो मधुमक्खी की प्रजाति होती है। लाख पालन, कीट पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब अपने को डिस्कस करना है। साथ ही साथ 10वां यूनिट आता है हमारे पास रक्त समूह, ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है ना। आरएच कारक में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, ये अपने को पढ़ना है। मानव रोग पढ़ना है, मानव स्वास्थ्य पढ़ना है, और ये अपने को कंप्लीट करना है। तो ये मानव रोग वाला चैप्टर भी है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे टोटल मिलाकर के 10 यूनिट है, और नॉर्मल यूनिट नहीं है। मतलब आप सोचो कि मैं पशु परिचय की तैयारी करके एलडीसी निकाल लूंगा, नहीं निकल पाएगा। आप सोच रहे हो कि जेल परेड निकाल करके मैं एलडीसी में साइंस के 50 सवाल कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। आप सोच रहे हो 4th ग्रेड की साइंस पढ़ करके मैं एलडीसी के 50 सवाल कर लूंगा, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4th ग्रेड का लेवल और एलडीसी का लेवल बहुत अच्छा आता है। एलडीसी का लेवल जो होता है बच्चों 2nd ग्रेड के बराबर, ग्रेड 2 अपन बोलते हैं इसको, बहुत अच्छी नौकरी होती है। और नाम भी क्या है इसका, बाबू बैच हमने इसका नाम रखा है। और ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है लक्ष्य क्लासेज उदयपुर एप्लीकेशन पर। यह बैच आपको मिलने जा रहा है प्यारे बच्चों, लक्ष्य 42 नाम से।
लक्ष्य 42 नाम का बैच में मिलेगा। नाम भी मैंने रखा है बाबू बैच। बाबू बैच का मतलब ये आपको बाबू बनाएगा, बाबू बनाएगा मतलब कलर का बनाएगा, एलडीसी बनाएगा, इसलिए इसका नाम रखा है बाबू बैच। और ये आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। ये लक्ष्य क्लासेस उदयपुर एप्लीकेशन पर आपको बैच अवेलेबल होगा। लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है, कंप्लीट पीडीएफ वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप इस बैच को परचेज करके 4-5 महीने में कोर्स कंप्लीट करके अपने प्रैक्टिस वगैरह को बढ़िया करके आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये सीईटी की बुक्स जो है ये हमारे बीच में जल्द ही लॉन्च होने वाली है। सीईटी के अंदर हमारे पास 6666 भी है और मॉड्यूल के अंदर आपको साइंस इस बार मिलने वाली है। इसके अंदर आपको सीईटी के हमारे 10 मॉड्यूल पेपर मिलेंगे, 12th लेवल वाली सीईटी और ग्रेजुएशन वाली सीईटी के। और हमारे इसके साथ 6666 आपको मिलने वाली है। दोनों की एक ही 6666 रहेगी, 12th लेवल और ग्रेजुएशन की। और आपके नोट्स आपको 2 मॉड्यूल के अंदर हम प्रोवाइड करवाएंगे। फर्स्ट मॉड्यूल में आपका जीके रहेगा और सेकंड मॉड्यूल के अंदर आपका हिंदी, इंग्लिश और आपका जो है तार्किक विवेचना और मानसिक योग्यता और साइंस रहने वाली है। तो ये आपको कंप्लीट नोट्स फॉर्मेट में भी आपको कंटेंट अवेलेबल होगा। तो सभी प्यारे प्यारे जो मेरे विद्यार्थी हैं, अगर जिन्होंने सीईटी पास नहीं किया है तो इन सभी आर्टिकल्स के माध्यम से आप जुड़ना और सीईटी पास करना, ताकि सीईटी के अंतर्गत आने वाले सभी एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाएं। सेशन आपको अगर अच्छा लगा है तो आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपका एक एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।